नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्या करेंगे दोस्तों, महात्मा गांधी जी के जीवनी के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो ध्यान से इनके देखिएगा दोस्तों, इनसे दोस्तों परीक्षाओं में भी अत्यधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। लाइक करने से क्या होता है दोस्तों, रिस्पांस बढ़ता है। और वीडियो को शेयर करें अपने ग्रुप और अपने फ्रेंड भाइयों में शेयर करें दोस्तों, जिससे कि वे भी किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर दे। और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो। तो चलते हैं आप वीडियो की तरफ दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा, महात्मा गांधी, गांधी जी के बारे में। तो इनके जो पिता का नाम था वह क्या था, करमचंद गांधी। और इनके माता जी का नाम था पुतलीबाई। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम था दोस्तों कस्तूरबा गांधी। इनके चार बेटे थे दोस्तों, जिनका नाम था हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास, ठीक है। आगे इनके जीवनी के विषय में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो 13 साल की उम्र में उनका विवाह कस्तूरबा मक्खन जी से हुआ, ठीक है। तो 13 साल की उम्र में इनका विवाह हो गया था। ये दोस्तों प्रतिदिन करीब 18 किमी, 18 किमी बहुत होता है दोस्तों, पैदल चलते थे। यानी जिंदगी भर जितना चले उसमें पृथ्वी के 2 चक्कर लग जाते हैं। तो आज के युग में दोस्तों 2 किमी भी चलने के लिए दोस्तों गाड़ी चाहिए। गांधी जी ऐसे थे तो जो प्रतिदिन 18 किमी वे भी कैसे चलते थे, पैदल चलते थे। तो बहुत ही कठिन संघर्ष किया इन्होंने दोस्तों। इनके बारे में आगे देखते हैं। 5 बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया। इनका दोस्तों 5 बार, एक बार नहीं 5 बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं कि 4 महाद्वीप, 12 मुल्कों में नागरिक अधिकारों से जुड़े आंदोलनों का श्रेय उन्हें जाता है। तो अपने देश में 4 महाद्वीप और 12 मुल्कों में इनकी दोस्तों नागरिक अधिकारों से जुड़े आंदोलनों का श्रेय जाता है। ब्रिटेन ने उनकी मृत्यु के 21 वर्ष पश्चात उन्हें सम्मान में डाक टिकट जारी किया। उनके सम्मान में क्या किया दोस्तों, डाक टिकट जारी किया। पूछ लेता है कि ब्रिटेन ने एक किसके सम्मान में डाक टिकट जारी किया था दोस्तों, तो गांधी जी के सम्मान में, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। तो आगे ध्यान दीजिएगा, आगे इनके आंदोलन पे आ जाते हैं। तो गांधी जी, ध्यान से देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, गांधी जी की प्रारंभिक सत्याग्रह। कई पूरी पूछता है दोस्तों कि इनकी प्रारंभिक सत्याग्रह का नाम बताइए, तो आपका क्या नाम है, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। तो उस समय क्या था दोस्तों कि किसानों को एक अनुबंध 30/20, 3/20 का मतलब यह होता है कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा भाग नील की खेती करने के लिए बाध्य किया गया। इसे 3 कठिया पद्धति कहते हैं। 3 कठिया पद्धति भी आपसे पूछ सकता है। तो यह 3/20, ठीक है। तो किसान इससे छुटकारा चाहते थे दोस्तों, इतना कर कौन देगा, ठीक। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया दोस्तों कि राजकुमार शुक्ल को कहा। तो राजकुमार शुक्ल ने क्या किया कि गांधी जी को आमंत्रित किया, गांधी जी को बुलाया और अपनी समस्याएं बताई। तब गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया दोस्तों। और सरकार झुकी जांच का आयोग का गठन किया गया। तथा तथा दोस्तों इस पद्धति को समाप्त कर वसूली का 25% हिस्सा किसानों को वापस किया गया। यह दोस्तों चैनल का नाम है। आगे चलते हैं। गांधी जी के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि का सम्मानित किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार परीक्षाओं में पूछ चुका है कि महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी, तो किसने दी, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। आगे इसका देखिएगा दोस्तों, आगे है आपका
चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ में क्या हुआ था? सत्याग्रह की प्रेरणा गांधी जी ने डेविड थोरो के निबंध डिसओबीडियंस, किससे दोस्तों? डिसओबीडियंस से ली थी। इससे प्रेरणा ली थी दोस्तों। गांधी जी के सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। पूछ सकता है कि गांधी जी के सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ पे हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका। ठीक। 9 जनवरी 1915 में गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। कब भारत आए थे? तो 9 जनवरी 1915 दक्षिण अफ्रीका से। इनके दोस्तों राजनीतिक गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। भारत में प्रथम सत्याग्रह आपको बताया गया था चंपारण, जो कि बिहार में पड़ता है दोस्तों आपका। गोखले जी के सलाह पर, जो कि इनके सत्ता राजनीतिक गुरु थे दोस्तों, 1915 और 1916 के बीच में 2 वर्ष गांधी जी ने क्या किया? भारत भ्रमण किया इन्हीं के सलाह पर। ठीक है। और दोस्तों उसके बाद 1917-1918 के बीच 3 प्रारंभिक आंदोलनों का नेतृत्व किया। ठीक है। तो यह सब दोस्तों जो पॉइंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इन्हें नोट कर लीजिएगा और आगे चलते हैं। आगे क्या आपका दोस्त देखिएगा, चंपारण सत्याग्रह के आगे आपका अगर आता है खेड़ा सत्याग्रह 1918 में दोस्तों। तो 1918 में घटना देखिए क्या हुआ था कि गुजरात के खेड़ा जिले में भीषण अकाल पड़ा था दोस्तों। भीषण अकाल किस लिए पड़ा था? इसके बावजूद सरकार जो थी वह माल गुजारी प्रक्रिया बंद नहीं की। माल का आदान प्रदान हो रहा था। अपितु 23% और वसूली बढ़ा दी गई किसानों पर दोस्तों। जबकि राजस्व व्यवस्था के अनुसार क्या था दोस्तों कि यदि फसल का उत्पादन कुल उत्पादन के 1/4 से कम हो तो किसानों का कर्ज पूरी तरीके माफ कर देना चाहिए। तो इसके विरुद्ध दोस्तों ये लोग काम कर रहे थे। तो इस पर गांधी जी ने क्या किया? घोषणा कर दी कि यदि सरकार गरीब किसानों का कर्ज माफ कर दे तो सक्षम किसान स्वयं कर दे देंगे। तो जो दोस्तों सक्षम किसान थे तो वह स्वयं कर दे देते हैं, और जो गरीब किसान थे दोस्तों वे कहाँ से देंगे? तो इन्होंने कहा कि गरीब किसानों का कर माफ कर दिया जाए। तो इस पर क्या हुआ दोस्तों कि सरकार ने गुप्त रूप से अपने अधिकारियों से कहा कि जो किसान सक्षम है उन्हें कर लिया जाए। गुप्त रूप से यह बात कही गई कि जो किसान सक्षम है देने लायक उन्हें से कर ले लिया जाए। ठीक है। तो आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो आगे भी देखते हैं दोस्तों। आगे है आपका अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में हुआ था दोस्तों। तो यह आंदोलन दोस्तों क्या देखिएगा, तो यह आंदोलन था वह भारतीय कपड़ा मिल मालिकों के विरोध में था दोस्तों। यहाँ पर क्या था कि मजदूरी के बोनस को लेकर गांधी जी ने भूख हड़ताल करने को कहा था। स्वयं भी भूख हड़ताल की। आज के युग में दोस्तों क्या होता है कि दूसरों को कर देंगे भूख हड़ताल के और अपने खाना खाने की। तो उस समय ऐसा नहीं था दोस्तों, गांधी जी ने दूसरों को कहा भूख हड़ताल किया और स्वयं भी रहे। इसके बाद क्या हुआ, यह उनकी जो पहली भूख हड़ताल थी दोस्तों। ठीक है। इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि मिल मालिक समझौते को लेकर तैयार हो गए। इस मामले के एक ट्रिब्यूनल को सौंपा गया जिसने मजदूरों का पक्ष लेते हुए 35% बोनस देने का फैसला सुनाया। ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है आपका खिलाफत आंदोलन। क्या है? खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन क्या होता है? अरे 1919-1924 में हुआ था दोस्तों। इसका उद्देश्य क्या था? तुर्की ने खलीफा के पद पर पुनः स्थापना करने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाया। रोलेट एक्ट बिल, जलियांवाला बाग के फलस्वरूप अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी ने खिलाफत आंदोलन का संगठन किया। गांधी जी के प्रभाव से खिलाफत तथा असहयोग आंदोलन एक मत हो गए। तो गांधी जी ने जिस आंदोलन पे अपना कार्य किया वह सफल रहा दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे आपका है कि खलीफा पद की समाप्ति। राष्ट्रीयतावादी
मुस्तफ़ा कमाल ने 3 मार्च 1924 को समाप्त कर दिया। इनके दोस्तों कहने पर दोस्तों मुस्तफ़ा कमाल ने 3 मार्च 1924 को यह समाप्त कर दिया। ठीक। और दोस्तों इसका कारण देख लेते हैं क्या था। कारण आपका था कि गांधी जी धर्म के ऊपरी आवरण को दरकिनार करते हुए हिंदू मुस्लिम एकता के आधार को पहचाना। उनके बीच आपसी झगड़ा था, लेकिन सभ्यता मूलक एकता भी थी। गांधी जी ने देखा कि हिंदू जो मुस्लिम थे दोस्तों, वह एकता में रहना चाहिए। यही इन्होंने देखा दोस्तों, और यह इन्होंने चाहा। तो आज के युग में ऐसा नहीं, सभी मानव है दोस्तों, सभी को एक साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए। ठीक। आगे इनके बारे में चलते हैं। आगे ही इनका दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट आंदोलन है, असहयोग आंदोलन। कब हुआ था? 1920 में दोस्तों हुआ था। तो श्री चिम्मललाल सीतलवाल के अनुसार क्या था दोस्तों कि वायसराय लॉर्ड राडिंग कुर्सी पर हताश बैठा गया और अपने दोनों हाथों सिर थामकर फूट पड़ा। इस आंदोलन ने ब्रिटिश राज्य की जड़ों पर प्रहार किया। इसका उद्देश्य देख लेते हैं दोस्तों। इसका उद्देश्य था कि ब्रिटिश भारत की राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक संस्था का बहिष्कार करना और शासन की मशीनरी को बिल्कुल उप करना था। लेकिन आरंभ में दोस्तों क्या हुआ कि 1920 में क्या हुआ कि राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन से, ठीक है दोस्तों, तो इसका आरंभ क्या था? 1920 में राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन से। ठीक है। आगे इसके चलते हैं दोस्तों, पॉइंट के बारे में क्या था इसके पॉइंट, तो ध्यान से सुनिएगा। असहयोग आंदोलन के सफल बनने हेतु किए गए प्रयास। बहुत ही प्रयास हुआ दोस्तों। पहला प्रयास पॉइंट देखिएगा कि सरकारी उपाधि, वैतनिक तथा अवैतनिक पदों का त्याग हो गया दोस्तों। सरकारी उत्सवों अथवा दरबारों में सम्मिलित न होना। सरकारी एवं अर्ध सरकारी स्कूलों का त्याग होगा। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत होने वाले चुनाव का बहिष्कार। सरकारी अदालतों का बहिष्कार। विदेशी माल का बहिष्कार। ठीक है। तो इन सभी कारणों से दोस्तों सफल रहा है असहयोग आंदोलन। कारण क्या थे आंदोलन समाप्ति एवं उसका कारण क्या था? गांधी जी ने कहा था दोस्तों कि आंदोलन पूरी तरह अहिंसक होना चाहिए, मार काट नहीं होना चाहिए दोस्तों, बिना हथियार के काम होना चाहिए। इनका सिद्धांत था बिना हथियार का काम करना। किंतु फरवरी 1922 में क्या हुआ दोस्तों कि चोरी चोरा कांड की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया। चोरी इसी में क्या दोस्तों, चोरी चोरा कांड हो गया। इसके प्रभावित होकर दोस्तों यह आंदोलन स्थगित कर दिए। तो चलते हैं, चोरी चोरा कांड क्या होता है उसे समझ लेते हैं। तो चोरी चोरा कांड क्या था दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। चोरी चोरा कांड उत्तर प्रदेश में स्थित है। 4 फरवरी 1922 में गोरखपुर के पास एक कस्बा था दोस्तों। यहाँ 4 फरवरी 1922 में भारतीय आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी दोस्तों, जिससे उसमें हुए 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। इस घटना को चोरी चोरा कांड के नाम से जाना जाता है। तो कभी कभी यह क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्तों कि किस कांड से प्रभावित होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया, तो यही आपका है चोरी चोरा कांड। तो इससे दोस्तों बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे तो चलते हैं। आगे आपका क्या है दोस्तों कि असहयोग आंदोलन के पश्चात नेहरू रिपोर्ट आया दोस्तों 1928 में। लॉर्ड बर्कनहेम भारत के सचिव ने राष्ट्रीय नेतृत्व को एक ऐसा संविधान बनाने का चुनौती थी जिसे सभी स्वीकारे। 1927 में के मद्रास अधिवेशन में यह तय किया गया कि अन्य राजनीतिक दलों की सहमति से संविधान का मसौदा बनाया जाए। आगे देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट चल रहा है। आगे आपका कि 19 मई 1928 को एक डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में सम्मेलन हुआ। इसमें मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में
एक समिति गठित की गई जिसे संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य सौंपा। नेहरू रिपोर्ट समिति ने 28 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसे लखनऊ में आयोजित सभा में स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट की सिफारिशें क्या थी देख लेते हैं। नेहरू रिपोर्ट की सिफारिश, पहला पॉइंट है कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया गया। किसका दर्जा दिया गया दोस्तों? डोमिनियन स्टेट। उसके बाद सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया दोस्तों। संयुक्त निर्वाचन प्रणाली अपना जाए, भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन हो, भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा किंतु अल्पसंख्यकों के धार्मिक एवं सांस्कृतिक हितों का पूर्ण संरक्षण होगा। अगला है कि केंद्र एवं मात्र में संघीय आधार पर शक्ति विभाजन, भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आगे वीडियो में हम दोस्तों अभी चर्चा करेंगे, और वीडियो को लाइक करें दोस्तों। अगले वीडियो में भी हम अब इसके बारे में बताएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।